प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आप सभी का ऑनलाइन शिक्षण यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जितने भी हमारे कैंडिडेट सीटेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनकी ज़्यादातर एग्ज़ाम की तैयारी तो हो चुकी है। अब नंबर आ गया है सीटेट एग्ज़ाम के लिए टेस्ट सीरीज लगाने का। तो ऑनलाइन शिक्षण चैनल आपके लिए एक बड़ी सी अपडेट लेकर आया है। इसमें आपको हर रोज़ एक प्रैक्टिस सेट मिलता रहेगा जो 30 महत्वपूर्ण प्रश्न का होगा। बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी डिस्कस करते रहेंगे हम बीच बीच में। आप सभी हमारे साथ बने रहिए और अपना प्यार बरसाते रहिए। चलिए आज वीडियो को शुरू करेंगे और जानेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। छात्रों, आपको अच्छे से पढ़ना होगा। मैं इसकी डिटेल जो होगी क्वेश्चन की वो आपको साथ साथ बताता हुआ चलूँगा। क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है जेंडर। ऑप्शन आपको 4 मिलते हैं, इसमें से आपको एक सेलेक्ट करना होगा। आप मुझे लाइव क्लास चली हुई है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना आंसर। ऑप्शन नंबर 1 है एक आर्थिक अवधारणा है, या एक जैविक निर्धारक है, या एक मनोवैज्ञानिक सत्ता है, या एक सामाजिक संरचना है। बताइए जी। मैं इसके बारे में आपको थोड़े फैक्ट बता देता हूँ क्वेश्चन के। जेंडर एक सामाजिक संरचना है, जो ऑप्शन नंबर 4 इस बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, जिसमें पुरुष और महिलाएं शामिल होती है। लिंग की भूमिका को समाज तथा सार्वजनिक एवं निजी जीवन में महिलाओं और पुरुषों के लिए जिम्मेदार कार्यों तथा भूमिकाओं की अवधारणा के निर्धारित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल ठीक है। इसके बारे में हमने जाना भी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकास के व्यापक आयामों का सही पहचान करता है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। टाइम होता है आपका समाप्त। मैं बताता हूँ इस क्वेश्चन के बारे में कुछ फैक्ट। विकास एक व्यापक अवधारणा है तथा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास की अवधारणा के अंतर्गत कई आयाम शामिल होते हैं, जिसमें शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक और रीति रिवाजों एवं विभिन्न व्यक्तियों के लिए किए जाने वाला व्यवहारों का विकास और संवेगात्मक विकास, हंसना, रोना या क्रोध करना शामिल होते हैं। तो आपको पता लग ही गया होगा, इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है, यानी ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल ठीक है। चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। बुद्धि के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर आपको 1 मिलता है। बुद्धि बहुआयामी है, जिसमें बुद्धि परीक्षणों के द्वारा पूर्ण रूप से परिमेय न की जाने वाली कई योग्यताएं शामिल है। या ऑप्शन नंबर 2 मिलता है। बुद्धि अभिसारी रूप से सोचने की योग्यता है। ऑप्शन नंबर 3 बुद्धि अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार के एक अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है। या ऑप्शन नंबर लास्ट मिलता है आपको। बुद्धि एक अनुवांशिक विशेषज्ञ है, जिसमें मानसिक गतिविधियां जैसे स्मरण एवं तर्क शामिल होते हैं। ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है। चलिए इसके बारे में थोड़ा फैक्ट बता देता हूँ। बुद्धि से तात्पर्य संज्ञानात्मक व्यवहारों के संपूर्ण वर्ग से होता है, जो व्यक्ति में सूझबूझ द्वारा समस्या समाधान, नई परिस्थितियों के साथ साथ समायोजन, अमूर्त रूप से सोचने की क्षमता तथा अनुभवों से लाभ उठाने की क्षमता को प्रदर्शित करता है। अतः बुद्धि बहुआयामी है, जिसमें बुद्धि परीक्षणों के द्वारा पूर्ण रूप से परिमेय न की जाने वाली कई योग्यताएं शामिल है। आपको इसका आंसर पता लग ही गया होगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। निम्नलिखित में कौन प्राथमिक सामाजिकरण माध्यम है? मीडिया, परिवार, विद्यालय या सरकार? ऑप्शन बताने से पहले आपको जानना होगा सामाजिकरण क्या होता है। तो मैं बता देता हूँ। सामाजिकरण विकास की वह प्रक्रिया होती है जो जीवन पर्यटन चलती रहती है, यानी जन्म से लेकर चलती रहती है। व्यक्ति में सामाजिक की प्रक्रिया सर्वप्रथम उसके परिवार यानी माता पिता से प्रारंभ होती है। यद्यपि
व्यक्ति के सामाजिकरण में स्थानीय तथा बाहरी परिवेश का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है, यानी आपके आसपास के जो माहौल होता है उसका भी बहुत बड़ा योगदान होता है, जिससे व्यक्ति के व्यवहार तथा सोचने समझने की प्रवृत्ति विकसित होती है। यानी आप जिस माहौल में रहते हैं, सबसे पहले तो आपके परिवार से ही शुरुआत होती है, फिर जहाँ पर रहते हैं उस माहौल का भी फर्क पड़ता है। यानी आपको ऑप्शन नंबर पता लग गया होगा, प्राथमिक सामाजिकरण माध्यम कौन सा है? परिवार है, जो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है, कौन सा प्रस्ताव है? ऑप्शन नंबर आपको 1 2 3 4 मिलते हैं, आपको बताना होगा। मैं ऑप्शन पढ़ के बता देता हूँ। बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। बच्चों की सोच वयस्कों से निम्न होती है। बच्चों की सोच वयस्कों से बेहतर होती है। बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। जीन पियाजे के सिद्धांत आपने पढ़ा ही होगा। अब बारी आ गई है टेस्ट सीरीज लगाने की। जी, जीन पियाजे का सिद्धांत क्या था? जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत व्यक्ति की प्रवृत्ति विकास व विभिन्न अवस्थाओं में ज्ञान के विकास के बारे में विस्तार से वर्णन करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व सक्रियात्मक अवस्था बच्चे की विशेषता को बताती है? 4 ऑप्शन मिलते हैं। विचारों की अनुक्रमणीयता, या वर्तुलित प्रक्रिया, या लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, या निलंबित अनुकरण। पूर्व सक्रियात्मक अवस्था क्या होती है? सबसे पहले तो यही जानना बनता है। चलिए मैं बताता हूँ। पूर्व सक्रियात्मक अवस्था में बालक स्व केंद्रित व स्वार्थी न होकर दूसरों के संपर्क में ज्ञान अर्जित करता है, यानी सबसे बोलता चालता है। इस दौरान वह खेल, अनुकरण, चित्र निर्माण तथा भाषा के माध्यम से वस्तुओं के संबंध में अपनी जानकारी बढ़ाता है। यानी खेलता है, घूमता है, चित्र बनाता है, उसके माध्यम से अपनी जानकारी को बढ़ाता है। इसे ही पूर्व सक्रियात्मक अवस्था कहा जाता है। तो ऑप्शन कौन सा इसका बिल्कुल ठीक होगा? ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल ठीक है। विचारों की अनुकरणीयता, यानी उसमें कोई विचार नहीं होता, वो किसी से भेदभाव नहीं करता, सबके साथ खेलता है और ज्ञान को अर्जित करता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। बच्चों और उनके अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? जी, ऑप्शन नंबर 1 है, बच्चों को अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए उन्हें पुरस्कृत व दंड करना होता है। ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है, दंड नहीं करना होता। सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं तथा सीखने में सक्षम होते हैं। हाँ, ये हो सकता है। बच्चों को सीखने के लिए अभिप्रेरणा तथा सीखने के लिए उनकी क्षमता केवल आनुवंशिकता के द्वारा पूर्ण निर्धारित है, नहीं, बिल्कुल नहीं। बच्चों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि उनकी प्रेरणा एवं अधिगम क्षमता को निर्धारित व सीमित करती है, ये भी बिल्कुल गलत है। यानी इसका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल ठीक हो जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस प्रकार से देखा जाता है? आपके सामने ऑप्शन नंबर 1 2 3 4 है, आप बता सकते हैं। प्रगतिशील बच्चों में सक्रिय अन्वेषक के रूप में देखा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल ठीक है। प्रगतिशील बालक का मुख्य उद्देश्य है जिसमें प्रत्येक बच्चे को उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति, इच्छाओं और आकांक्षाओं के अनुसार विकसित होने का अवसर प्रदान किया जाता है। यानी बच्चे को जिस काम को करते हुए उसको अच्छा लगता है, उसकी रुचि है, वही काम करने के लिए कहा जाता है। इसे बोलते हैं प्रगतिशील शिक्षा। उसमें वो ज़्यादा अच्छा इफेक्ट भी लेकर आता है। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम क्या है?
ऑप्शन 4 मिलते हैं आपको। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल ठीक है, एक सामाजिक गतिविधि है, यानी अधिगम एक सामाजिक गतिविधि है। थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम एक सामाजिक गतिविधि है। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार बच्चों में संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक कारकों एवं भाषाओं का महत्वपूर्ण स्थान है। उसके द्वारा दिए गए सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत भी कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत भी कहा जाता है वाइगोत्स्की के अनुसार। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। इस वीडियो में हम 30 क्वेश्चन करेंगे, जो एक प्रैक्टिस सेट होगा। हर रोज़ आपको एक प्रैक्टिस सेट मिलता रहेगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना, मोटिवेशन मिलता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। जीन पियाजे के अनुसार बच्चे, आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मैं इसके बारे में बता देता हूँ। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार क्या है, जान लेते हैं। बच्चे ज्ञान को सक्रिय रूप से संरचित करते हैं तथा जैसे जैसे दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं, वैसे ही विशेषण तथा विचारों की समय समय पर खोज व निर्माण करते हैं। कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है? ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल ठीक है साथियों, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल ठीक है। आप देख सकते हैं, ज्ञान को सक्रिय रूप से संचरित करते हैं जैसे जैसे वे दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं तथा अन्वेषण करते हैं। ये जीन पियाजे के अनुसार है। थ्योरी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11, चालक विकास की दर में व्यक्तिगत विविधताओं होती है, फिर भी चालक विकास का क्रम ब्लैंक से ब्लैंक तक है। आप बता सकते हैं इन दोनों खालिस्तान में क्या आएगा। आपके सामने 4 ऑप्शन है। मैं इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा आपको डिटेल में बताता हूँ। चालक विकास की दर में व्यक्तिगत विशेषताएं शामिल होती हैं, किंतु इन विविधताओं के बावजूद भी चालक विकास का क्रम निरंतर होता है। कैसे? अपरिकृत चालक विकास और सेकंड होता है परिकृत चालक विकास, यानी स्थूल और सूक्ष्म। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल ठीक है, यानी स्थूल से सूक्ष्म तक चलता रहता है। क्वेश्चन नंबर 12, वह अवधि जो व्यवस्था के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं? बाल्यावस्था की समाप्ति कहते हैं, किशोरावस्था कहते हैं, या बाल्यावस्था कहते हैं, या पूर्व क्रियात्मक अवधि कहते हैं? बताइए आप कमेंट बॉक्स में, मैं देख रहा हूँ सबके कमेंट। जी बिल्कुल, मैं इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताता हूँ। किशोरावस्था की अवधि वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है। किशोरावस्था बाल्यावस्था व वयस्कता की अवस्था के बीच की अवस्था होती है। यह अवस्था 13 वर्ष से प्रारंभ होकर 21 वर्ष तक चलती है, यानी ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल ठीक है। किशोर अवस्था जो अवस्था होती है, ये किशोर अवस्था कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। एक प्रारंभिक कक्षा कक्ष में एक बालक बालिका अपने साथ जो अनुभव लेते हैं या लाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? ऑप्शन 4 मिलते हैं आपको। पहला ऑप्शन है, उन्हें शामिल कर उनका संचय करना चाहिए, या उन्हें अस्वीकार करना चाहिए, ये तो नहीं होने का। उनकी अपेक्षा करनी चाहिए, ये भी बिल्कुल गलत है। उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए, ये तो बिल्कुल ही गलत है। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल ठीक है। उन्हें शामिल कर उनका संचय करना चाहिए, यानी उन पर ध्यान देना चाहिए, अच्छी तरीके से समझना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि हिज को दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए। वह दवाई जो उसकी पत्नी की जान बचाने के लिए ज़रूरी है, क्योंकि यदि वह ऐसा करता है
तो उसे पकड़ा जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा। कोलबर्ग के अनुसार वह बच्चा नैतिक समझ की किस अवस्था के अंतर्गत आता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और 2019 में पूछा भी गया है प्राइमरी टेट में। 4 ऑप्शन मिलते हैं आपको, आप बताइए। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल ठीक है, दंड एवं आज्ञापालन अभिविन्यास। ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, इसके बारे में आपको बताता हूँ मैं। कोलबर्ग के अनुसार वह बच्चा भौतिक समझ की दंड एवं आज्ञापालन अभिविन्यास की अवस्था के अंतर्गत आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। जो बच्चे स्वयं में मौखिक संवाद करते हैं उन्हें लेव वाइगोत्स्की क्या कहते हैं। ऑप्शन मिलते हैं समस्यात्मक वार्ता, अकेंद्रित वार्ता या व्यक्तिगत वार्ता या भ्रांत वार्ता। चलिए मैं थोड़ा वाइगोत्स्की के बारे में आपको बताता हूँ। जो बच्चे स्वयं से मौखिक संवाद करते हैं उसे व्यक्तिगत वार्ता कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल ठीक है। वाइगोत्स्की ने अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में स्पष्ट किया है कि छोटे बच्चों के द्वारा भाषा का उपयोग केवल सामाजिक संचार के लिए ही नहीं किया जाता, बल्कि इसका उपयोग वे अपने व्यवहार को नियोजित एवं निर्देशित करने के लिए भी करते हैं। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल ठीक है, व्यक्तिगत वार्ता। आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। खिलौने, पहनावे की वस्तुएं, घरेलू सामग्रियां, व्यवसाय एवं रंगों को विशिष्ट लिंग के साथ संबंधित करना क्या प्रदर्शित करता है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, बताइए जल्दी। खिलौने, पहनावे की वस्तुएं, घरेलू सामग्री, व्यवसाय एवं रंगों को विशिष्ट लिंग के साथ संबंधित करना जेंडर रूढ़िवादिता प्रदर्शित करता है। क्या करता है? जेंडर रूढ़िवादिता, यानी ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। एक शिक्षक को चाहिए कि 4 ऑप्शन मिलते हैं। यह संप्रेषित करे कि वह कक्षा कक्ष में सभी संस्कृतियों का सम्मान करता है एवं महत्व देता है। ऑप्शन नंबर 2, वह विद्यार्थियों के बीच तुलना को अधिकतम करे, यानी बच्चों में तुलना करे जिससे बच्चे ध्यान दें पढ़ाई पर। ऑप्शन नंबर 3, वह विशेष संस्कृतियों समुदाय के बच्चों को बढ़ावा दे। सही बात है। वह विद्यार्थियों के बीच सांस्कृतिक विभिन्नताओं तथा विविधताओं की अनदेखी करे, ये भी बिल्कुल गलत है, यानी ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल ठीक है। वह संप्रेषित करे कि कक्ष में सभी चीज़ों पर महत्व दिया जा रहा है, सारी संस्कृतियों को फॉलो किया जा रहा है, तभी एक शिक्षक होना चाहिए। यानी एक अच्छा शिक्षक बनने के लिए सभी संस्कृतियों का ध्यान रखना चाहिए और महत्व देना चाहिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। निम्नलिखित संरचनाओं के में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है। मुख्य धारा शिक्षा की, एकीकृत शिक्षा की, समावेशी शिक्षण की या पृथक्करण की। बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा भी गया था 2019 में। मैं आपको बता देता हूँ शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 क्या है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 समावेशी शिक्षण पर बल देता है, यानी ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल ठीक है। वर्ष 2009 में बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 पारित किया गया था तथा अप्रैल 2010 में इसे लागू किया गया। बच्चों बहुत ध्यान से सुनो, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में बना था और 2010 में से लागू किया गया था। इसमें होता है, इस अधिनियम के अनुसार 6 से 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों यानी कक्षा 1 से 8 तक निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने का अधिकार है, किसमें है? शिक्षा का अधिकार 2009 में, यानी ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल ठीक है।
चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। यह विचारधारा है कि सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो। ऑप्शन आपको मिलते हैं बहुल सांस्कृतिक शिक्षा, मुख्य धारा शिक्षा, समावेशी शिक्षा या विशेष शिक्षा। बताइए आप कमेंट बॉक्स में, मैं सबके कमेंट पढ़ रहा हूँ। जी बिल्कुल, समावेशी शिक्षा की अवस्था उस विचारधारा से प्रेरित है जिसमें सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था के समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो, यानी समावेशी शिक्षा। बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम की मुख्य प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम गठित होता है। ऑप्शन आपको मिलते हैं 4, आप बताइए। मैं इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताऊंगा आपको क्वेश्चन को, आप पहले इसका आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। जी, कंठ स्थिरीकरण यानी एक स्मरण क्या होता है? ये अधिगम की मुख्य प्रक्रिया नहीं है, ये कोई अधिगम की मुख्य प्रक्रिया नहीं है। बाकी से जो 3 बचे ऑप्शन वे मुख्य प्रक्रिया होते हैं, तो इसीलिए ये ऑप्शन ठीक है क्योंकि इसमें नहीं पूछा गया है। चलिए इसके बारे में थोड़ा मैं डिटेल में बताता हूँ। अन्वेषण एक पारिस्थितिक क्रिया है। पुनरावृत्ति एवं अभ्यास तथा निर्देशक एवं संचालन अधिगम की मुख्य प्रक्रिया है। बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से स्तंभ क व ख को आपस में मिलान करना है। प्रतिभाशाली कैसे होते हैं? बताइए आप। प्रतिभाशाली वे बच्चे होते हैं जो शीघ्र एवं स्वतंत्र रूप से सीखने की योग्यता रखते हैं, यानी ए का ऑप्शन नंबर 4 हो जाता है। मैं इसका ऑप्शन दिखा देता हूँ, ये आपको सिलेक्ट करने होंगे। ए का 4 हो जाता है, यानी ये वाला। बी का ऑप्शन कौन सा होगा? अधिगम अशक्तता क्या है, यानी धारा प्रवाह पढ़ने में कमी है, ये वाली है। बी का 1 हो जाता है। सृजनात्मकता क्या है? मूल समाधानों के बारे में सोच सकता है, ये सृजनात्मकता के अंदर आता है। ऑप्शन नंबर डी है अवधान कमी, अतिशय क्रियात्मक व्यक्तिक्रम, इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाता है। आसानी से विचलित होने की आदत, यानी ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं जब 4 ऑप्शन मिल जाते हैं। वे विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। हाँ, हो सकता है। शिक्षक कक्षा में होने वाली सभी घटनाओं व बच्चों को पूर्ण रूप से नियंत्रित करता है। हाँ, करता तो है। वे पाठ्य पुस्तक में दिए गए तथ्यों को याद रखते हैं। या ऑप्शन नंबर 4, वे सामपट व अध्यापक के द्वारा लिखे गए उत्तरों की नकल करते हैं। बात तो सारी बिल्कुल ठीक कही गई है, पर इसमें पूछा गया है बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं, प्रभावी कैसे? ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल ठीक हो जाता है। वे विभिन्न गतिविधियों एवं क्रियाओं के सक्रिय रूप में भाग लेते हैं। सक्रिय रूप से भाग लेंगे तभी तो प्रभावी बच्चे सीख पाएंगे प्रभावी ढंग से। इसके बारे में मैं थोड़ा डिटेल में बताता हूँ। जो केवल स्कूल शिक्षा पर निर्भर रहते हैं तथा विभिन्न प्रकार की होने वाली गतिविधियां एवं कार्यों पर भाग नहीं लेते, वे अपेक्षाकृत प्रभावी तरीके से नहीं सीख पाते। अतः बच्चों को इन कार्यक्रमों एवं गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, तभी तो एक अच्छा बच्चा बन पाएगा, प्रभावी ढंग से सीखेगा। क्वेश्चन नंबर 23, बच्चों को कक्षा में प्रश्न ऑप्शन मिलते हैं पूछने से रोकना चाहिए, बिल्कुल गलत बात है। पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए, हाँ हो सकता है।
पूछने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए, नहीं, बिल्कुल गलत है। पूछने की अनुमति नहीं देनी चाहिए, ये भी बिल्कुल गलत है। यानी ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल ठीक है। बच्चों को प्रेरित करना चाहिए कि वो आपसे क्वेश्चन पूछे, तभी उसके बच्चे के याद रह पाएगा कि आपने क्या बताया है उसे। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम है, कैसा होना चाहिए? ऑप्शन नंबर 1, अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में परिवर्तन होने की प्रक्रिया, या ऑप्शन नंबर 2, एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया, ऑप्शन 3, एक निष्क्रिय एवं व्यक्तिपरक क्रिया, या जानकारी के अर्जन की प्रक्रिया। बताइए आप। मैं इसके बारे में बताता हूँ। संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया है, यानी ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल ठीक है। जीवन पर्यटन चलती रहती है, यह व्यक्तित्व के विकास में सहायता होती है, इसमें के द्वारा जीवन में लक्ष्यों को प्राप्ति में सहायता मिलती है, यानी एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया होनी चाहिए संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर चलते हैं। जब शिक्षण को विद्यार्थियों एवं उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है, तब विद्यार्थी, कौन सा ऑप्शन सही होगा? किसी भी रूप में प्रभावित नहीं होते, या सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित रहते हैं, या निश्चित हो जाते हैं तथा सीखने के लिए किसी भी तरह का प्रयास करना बंद कर देते हैं, या लास्ट ऑप्शन मिलता है उत्साह भंग हो जाता है तथा वे दबाव में आ जाते हैं। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल ठीक है। इसके बारे में मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताता हूँ। शिक्षण की अधिगम प्रक्रिया के शिक्षक को चाहिए कि वह विद्यार्थियों को सीखने के लिए प्रेरित करे, यानी प्रोत्साहित करे। शिक्षक विद्यार्थियों को कई तरीके से प्रोत्साहित कर सकता है, जैसे शिक्षक को विद्यार्थियों एवं उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है कि उन्होंने क्या किया है, वो क्या क्वालिफिकेशन रखते हैं और क्या जॉब रखते हैं जो आपको पढ़ा रहे हैं। या जब बच्चों को सीखने की इच्छा तीव्र हो जाती है और वे अधिक सीखने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल ठीक है, सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित रहते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। छात्रों, वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, आशा करता हूँ आपकी समझ में तो आ ही रहा होगा। आप एक लाइक ज़रूर करना, मैं आपको डिटेल में समझाता हुआ चलूँगा, चाहे वीडियो कितनी भी लंबी हो जाए। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर चलते हैं। बच्चों की गलतियाँ, ऑप्शन 4 मिलते हैं आपको। ऑप्शन नंबर 1 है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्वहीन है, या प्रदर्शित करती है कि बच्चे कितने लापरवाह है, या ऑप्शन नंबर 3 मिलता है बार बार अभ्यास करने के लिए कहकर तुरंत सुधार देनी चाहिए, या अधिगम प्रक्रिया का एक भाग है तथा उसके विचारों को एक अंतर्दृष्टि देती है। 26 का हो जाता है ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल ठीक। इसके बारे में थोड़ी डिटेल में जानते हैं। अधिगम की प्रक्रिया में बच्चे विभिन्न प्रकार के प्रयोग करते हैं, जिसमें से कुछ प्रयोगों में वह सफल तथा कुछ में असफल होते हैं। सही बात है। जिसमें वह असफल होते हैं उसे वह शिक्षक व अपने माता पिता से समझने का प्रयास करते हैं एवं उन गलतियों को दोहराने से बचते हैं। इसी को ही हम अंतर्दृष्टि कहते हैं। ऑप्शन नंबर ठीक हो जाता है 4। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर चलते हैं। मूल्यांकन को फिल इन द ब्लैंक है, बताइए क्या कहते हैं, कैसा होना चाहिए। ऑप्शन आपने पढ़ ही लिए होंगे, मैं बताता हूँ। मूल्यांकन शिक्षा अधिगम प्रक्रिया का वह महत्व भाग है। मूल्यांकन के तहत बच्चों द्वारा पूर्व से सीखे गए विषयों तथा तथ्यों का परीक्षण किया जाता है
तथा इसके आधार पर बच्चों की प्रगति एवं कमियों को दूर करने के लिए योजना बनाई जाती है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल ठीक है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया एक भाग होना चाहिए। मूल्यांकन करने के लिए शिक्षण अधिगम प्रक्रिया एक भाग होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है? जो विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते वे महसूस करते हैं कि वे पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं हैं और हतोत्साहित महसूस करते हैं जब उनमें बिना प्रयास के कार्य को आसानी से छोड़ देने की संभावना होती है। 4 ऑप्शन आपको मिलते हैं। आनुवांशिकता एवं पर्यावरण अनुबंधित नहीं है, या संज्ञान एवं संवेग परस्पर संबंधित है, या संज्ञान एवं संवेग संबंधित नहीं है, या ऑप्शन नंबर 4 आनुवांशिकता एवं पर्यावरण एक अलग नहीं है। चलिए मैं इसके बारे में थोड़ा बताता हूँ। संज्ञान एवं संवेग परस्पर संबंधित है, ठीक है, परस्पर संबंधित है, दोनों सिद्धांत को दर्शाती है, क्योंकि इस स्थिति में जब बालक को संज्ञान होता है कि वे पर्याप्त प्रदर्शन नहीं कर पा रहे तो उनमें कुष्ठा, निराशा, दोष आदि का भाव उत्पन्न हो जाता है और एक कार्य के बिना प्रयास के छोड़ने के रूप में प्रकट हो जाता है। ऑप्शन नंबर 2, आपको हार नहीं माननी है, अच्छे से पढ़ना है, आप सफल जरूर होंगे, बने रहिए हमारे साथ। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। एक शिक्षक बच्चों को प्रभावी रूप से समस्या का समाधान करने में सक्षम बनाने के लिए किस तरह से प्रोत्साहित कर सकता है? 4 ऑप्शन आपके सामने है, बताइए पढ़कर कमेंट बॉक्स में, मैं देख रहा हूं। अगर आपके कुछ समझ में नहीं आएगा क्वेश्चन, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, मैं नेक्स्ट वीडियो में पक्का उसको डिस्कस करूंगा। शिक्षा का यह दायित्व होता है कि वह बालक का उस स्तर पर विकास करने में सहायता हो जिसमें बालक अपने व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास कर सके तथा सभी प्रकार की परिस्थितियों में अपने आप को समायोजित कर सके। एवं एक शिक्षक को होना चाहिए कि वे बच्चों को प्रभावी रूप से समस्या के बारे में सहज रूप से अनुभव लगाने एवं बहुविकल्पों को देखने के लिए प्रोत्साहित करें। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल ठीक है, प्रोत्साहित करना चाहिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर और आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। देख लेते हैं ऐसे ये क्या कह रहा है। वे विधियां जिनके प्रयोग में विद्यार्थियों की स्वपहल व प्रयास शामिल है, निम्न में से उसका उदाहरण बताइए। ऑप्शन मिलते हैं आपको। परंपरागत विधि, अंतःव्यक्तित्व विधि, निगमात्मक विधि, अधिगमकर्ता केंद्रित विधि। बताइए इस क्वेश्चन का आप आंसर कमेंट बॉक्स में मुझे बताना, मैं आपके रिप्लाई का इंतज़ार करूंगा। बच्चों, आपको वीडियो कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताना। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, हमें मोटिवेशन मिलता है। कल मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, यानी नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।